नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरीश रावत की। हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। सूबे की 48 सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जो है ऊधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिर से दावा किया कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 48 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। हरीश रावत ने कहा कि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी वादे पूरे किए जाएंगे। लोगों को संदेह है भाजपा पर, लोगों को भाजपा पर गहरा संदेह है। हरीश रावत जी, आज सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि हरीश रावत घर बैठेंगे, जीतने वाले नहीं हैं। क्या आप खंडन करेंगे? क्या वो कहना चाहेंगे इस बात? उनको जो है वो अपनी पार्टी की चिंता करें, उनके कितने घर बैठे हैं। बाकी कांग्रेस हमारा ध्यान रख लेगी क्या करना है। क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं? कांग्रेस सरकार बना रही है, निश्चित सरकार बना रही है और 48 के करीब सीटें बिल्कुल जीत रहे हैं। 48 सीटों पर कांग्रेस स्पष्ट तौर पर जीतती हुई दिखाई देती है। गदरपुर आए, क्या कहना चाहेंगे? गदरपुर मैं यहाँ गदरपुर के लोगों को थैंक यू गदरपुर और थैंक यू तराई कहने आया हूँ। पूरी तराई में हम जीत रहे हैं, पूरा सब तराई भावर में पूरी तरीके से कांग्रेस जीत। नगर में कितनी सीटें लेंगे सर? ऊधम सिंह नगर से कितनी सीटों पर आप जीतेंगे? देखिए, हमको बहुत अच्छी जो कैलकुलेशन आ रहा है उस हिसाब से तो कुमाऊं की 29 सीटें हैं। 29 में से हम 20 को पार कर रहे हैं, 20-21 को पार कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी रोहित देहरादून से सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित, आपके पास आना चाहूंगी मैं। रोहित, लगातार जो है दोनों ही पार्टियों में कॉन्फिडेंस तो दिख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस काफी ज्यादा आश्वस्त हो चुकी है। जी बिल्कुल नितिशा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तराखंड में 21 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वही इसकी सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो चुनाव प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ किया है। चाहे वो शहीद सम्मान यात्रा निकालने की बात हो, विजय संकल्प यात्रा की बात हो, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री आते हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाता है और राज्य सरकार ने इस 5 साल के भीतर क्या कुछ किया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल और कुमाऊं में 18,000 करोड़ और 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,600 करोड़ जिसकी लागत थी उसका शिलान्यास किया। तो काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में गिनाए हैं। हालांकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसके पक्ष में होगा और जो जनता है वो केंद्रीय इश्यूज को लेकर, केंद्रीय मुद्दों को लेकर भी इस बार उसने मतदान किया है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। और इसी के तहत उसने अपने उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम अभियान के तहत इस चुनाव में जनता के बीच में कांग्रेस गई है और उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार आएगी तो महंगाई से महिलाओं को राहत देने का प्रयास होगा और गैस सिलेंडर के जो दाम है वो 500 रुपए से अधिक नहीं होंगे। लगातार जो है दोनों ही पार्टियां डबल इंजन की सरकार की बात करती रही। बीजेपी उपलब्धियां गिना रही थी तो कांग्रेस खामियां उजागर करने की कोशिश कर रही थी। रोहित और संजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर आप लोगों के पास लौटूंगी। इधर इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बीजेपी का बड़ा हमला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर हमला किया है। 3 साल पहले ही हरीश रावत को दी थी घर बैठने की सलाह। हरीश रावत का लालकुआं से चुनाव जीतना भी है मुश्किल। तो सुबोध उनियाल ने कहा कि 3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दी थी। उनका चुनाव जीत पाना लालकुआं से बहुत ही मुश्किल है। ये बात उन्होंने कही है मीडिया से। दूसरी बात, उन्होंने घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। इन व्यक्ति एक झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है।
जिस तरह बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाए पर इस घर पर मैं रहूं, उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। अकेले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर बैठने की बात सोचे। और मेरे दोनों ही सहयोगी रोहित और संजय लगातार बने हुए हैं। रोहित, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है अब हरीश रावत को सीधे तौर पर ज्यादा टारगेट कर रही है। बीजेपी के टारगेट पर ओवरऑल कांग्रेस कम और हरीश रावत ज्यादा नजर आ रहे हैं। व्यक्तिगत जो है बातें ज्यादा करी जा रही हैं। बिल्कुल नितिशा, और इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जितने भी चुनावी कैंपेनिंग हुई है उसमें तमाम जो केंद्रीय नेता आए हैं, खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम बड़े नेता अपने भाषणों में इन्होंने हरीश रावत के ऊपर कटाक्ष किया है, न कि कांग्रेस के ऊपर। और जहाँ तक हरीश रावत की बात है तो देखिए, जिस दिन मतदान हुआ था 14 फरवरी को, उससे एक दिन पहले हरीश रावत, चूंकि हरीश रावत के सामने समस्या ये आ गई कि हरीश रावत की कोई परंपरागत सीट नहीं है। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, उनकी परंपरागत सीट जो है श्रीनगर है, नेता प्रतिपक्ष की परंपरागत सीट जो है चक्राता है। ये तमाम नेता जो हैं इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हरीश रावत पिछली बार हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। इस बार रामनगर से उन्होंने पैरवी करवाई, रामनगर से टिकट मिलता है तो उसके बाद मनमुटाव पार्टी में सामने आता है तो उनको लाल कुआं भेज दिया जाता है। इसी के तहत हरीश रावत ने चुनाव के दिन से एक दिन पहले जो है जनता के सामने भावुक अपील भी की और आंसू भी छलकाए कि मेरा क्या कसूर था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुझे दोनों विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस बार अगर मैं हार गया तो मेरा राजनीति मेरी खत्म हो जाएगी। तो ये भावुक अपील की और जनता के सामने सिंपैथी वोट बटोरने का भी प्रयास हरीश रावत ने किया है। हालांकि अभी हरीश रावत खुद कंफ्यूजन में है कि उनका क्या होगा, क्योंकि इसी के तहत जो है एक तरफ तो लगातार अपने आप को सीएम का चेहरा बनाए जाने की बात कर रहे हैं, अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो घर बैठने की बात कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है जो उत्तराखंड कांग्रेस में हो रहा है कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता भी है और उनकी जो सीएम बनने की इच्छा है वो भी शुरू से सभी के सामने जग जाहिर रही है। लेकिन जो ड्यू क्रेडिट होता है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, पुराने नेता रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उन्हें ये लगता है कि उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं मिल पाया। रोहित, बने रहिएगा हमारे साथ। विधानसभा चुनावों से जुड़ी ही और भी बात हम इस बीच कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी दल अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रही है। बात लालकुआ सीट की हो तो हरीश रावत अच्छे अंतर से वहां अपनी सीट बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं और वो भी बड़े अंतर के साथ। रावत जी की जहाँ तक आपने बात करी, हरीश रावत जी एक बहुत अनुभवी नेता है और निश्चित तौर पर लाल कुआं वो पूरी तरीके से जीत के आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक लहर पूरे प्रदेश में भी चली है और लाल कुआं में भी चली है और हरीश रावत जी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे और मैं तो समझता हूँ कि बहुत अधिक वोटों से, अच्छी परसेंटेज से, जो मैं समझता हूँ कि जो टॉप जो उसमें होगा नंबर होगा उसमें लाल कुआं का भी नंबर। बिल्कुल, और रोहित और संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं संजय से। संजय, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव सिर्फ दोनों पार्टियों के लिए नहीं बल्कि हरीश रावत के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भावुक अपील भी की थी कि मैं अगर हार गया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, राजनीतिक सफ़र खत्म हो जाएगा, और साथ ही जो सीएम पद के लिए जो दावेदारी लगातार वो सांकेतिक रूप से भी पेश करते रहे हैं, इशारों में जो है आलाकमान तक अपने बयानों के जरिए बात पहुंचाते रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है ये चुनाव जो है हरीश रावत के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। ये पार्टी को भी नजर आ रहा है, ये विपक्षियों को भी नजर आ रहा है, बीजेपी की बात करें तो उन्हें भी नजर आ रहा है, कांग्रेस को भी नजर आ रहा है, और खुद हरीश रावत भी कहीं ना कहीं अपने बातों के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए ये बता रहे हैं कि कितना ज्यादा अहम और नाजुक वक्त है ये उनके राजनीतिक सफर का। लेकिन नीतीश साहब, भले ही 10 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जीत का दावा कर रही है।
आपने हाँ। देखा है कि एक बयान में हरीश रावत यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार 48 सीटें उनके खाते में है और जीत को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीते दिनों भी एक बयान दिया था कि इस बार मैं मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों बातों में दो इशारे देखने को मिले। आला कमान को एक और इशारा वो दे रहे हैं और दूसरी ओर कहीं ना कहीं अपना खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए वो कहना चाहते हैं। आपने देखा है कि पूरी तरह जो कांग्रेस के नेता हैं अपनी जीत को लेकर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम अपना आना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जो कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह जीत का दावा कर रही है। और जिस तरह कांग्रेस के बड़े नेता है सभी ये कह रहे हैं कि इस बार जनता ने परिवर्तन कर दिया है, जनता हाँ। का जो मन था वो उन्होंने किया है। तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह इस बार अपनी जीत को लेकर स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको दिमाग में रखकर कांग्रेस का काफी आश्वस्त दिख रही है। रोहित, ये विधानसभा चुनाव के ठीक बाद पहले से भी हम देख रहे थे हरीश रावत का नाम बार बार सामने आ रहा था बयानों में, रैलीज में, लेकिन खासकर मतदान के बाद अब पूरी की पूरी जो उत्तराखंड की राजनीति है, जो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हरीश रावत पर आकर केंद्रित हो गए हैं। बिल्कुल नितिशा, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और हरीश रावत अगर ये विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो एक कहा जाएगा कि हरीश रावत की एक सदी का अंत हो गया, उनकी राजनीति का अंत हो गया। अब जो है सेकंड जनरेशन जो है वो अब उत्तराखंड कांग्रेस को लीड करेगी, क्योंकि हरीश रावत की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब चूँकि चुनाव आयोग ने भी इतना लंबा समय दे दिया है, इतना लंबा समय, चूँकि मतगणना में अभी भी 20-19 दिन का समय लगेगा। 10 मार्च को काउंटिंग होगी और सेकंड फेज में ही उत्तराखंड में चुनाव निपट गया है। अगर 7 चरण में यूपी में चुनाव है, अगर ये 5वें और 6ठे चरण में चुनाव होता तो शायद यहाँ के नेताओं को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे हैं सब कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं और जल्दी से जल्दी दिन काटने का प्रयास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 10 मार्च जल्दी से आ जाए और जल्दी से उन्हें पता चल जाए कि वो जीते हैं कि नहीं जीते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनी हुई है। नेताओं का जो इस समय मन है बिल्कुल विचलित हो रखा है। इसी के तहत जो हरीश रावत है, चूंकि हरीश रावत लगातार गोला भाग करने में अपने समर्थकों के साथ लगे हुए हैं कि कौन से क्षेत्र से कितना मतदान हुआ, जनता बिल्कुल। उत्तराखंड कांग्रेस वैसे भी देखिए गुटबाजी की भी बहुत ज्यादा शिकार होती रही है। चुनावों से पहले भी हमने देखा कि जो हरदा और प्रीतम जी का जो गुट है, इन दोनों के बीच में सुलह नहीं बन रही थी। 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। तो इसी के चलते अब हरीश रावत शायद और भी ज्यादा चिंतित है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। इस बीच यूपी चुनाव में उत्तराखंड के बीजेपी नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए उतरने जा रहे हैं। 80 नेताओं की लिस्ट भेजी गई है दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद टीम यूपी रवाना होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद अब बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश की राह पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बतौर स्टार प्रचारक यूपी के दौरे पर जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड बीजेपी की ओर से 80 नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है, तो यूपी में पार्टी का प्रचार करेंगे। कार्यक्रम तय होने के बाद ये टीम यूपी के लिए रवाना होगी। और मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अब उत्तराखंड चुनाव तो निपट गया, दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन यूपी का चुनाव अब भी बाकी है। 7 चरणों में वहां मतदान होना है। अब उत्तराखंड के बाद तमाम नेता यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। कितना असर आपको लगता है कि उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों का होगा? बिल्कुल नितिशा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव होते होते इसका समापन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा। अभी 7 चरण का जो है ये मतदान उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। हाँ। अब कल तीसरा चरण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं जो गढ़वाल मंडल के और कुमाऊं मंडल के हैं, यानी गढ़वाली और कुमाऊनी वोटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश में है। राजधानी लखनऊ में भी लाखों की तादाद है इनकी। तो लिहाजा अलग अलग क्षेत्र के जो यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि अब 19-20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, सब सारे के सारे नेता इस समय फ्री हैं, मतदान का इंतजार हो रहा है। तो जो जिस क्षेत्र का प्रभावशाली नेता होगा उस नेता की जो चुनाव प्रचार में ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब लगाई जाएगी। फिलहाल 80 जो स्टार प्रचारक हैं, जिनमें तमाम कैबिनेट मंत्री, संगठन के बड़े नेता और जो प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं
ऐसे नेताओं की सूची तैयार की गई है और अलग अलग टोली के आधार पर इन तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रवाना किया जाएगा, ताकि जो पहाड़ के निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में उनका नाम है, उन पर वो प्रभाव डाल सकें। और चूंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बिल्कुल पूरी तरह से प्लानिंग के साथ बीजेपी जो लगातार कहा जाता है, बीजेपी बहुत प्लानिंग के साथ में काम करती है। संजय, यही देखा जा रहा है कि चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे जनता के बीच जाकर संपर्क करना हो, जनसभाएं करनी हो, बीजेपी बहुत ही सुनियोजित ढंग से चुनावी मैदान में उतरती है। चुनाव की डेट तय होने से पहले से ही उसकी जो तैयारी है वो नजर आने लगती है और यही अब भी दिख रहा है। चुनाव निपटे नहीं, मतदान निपटा नहीं उत्तराखंड में कि तमाम नेताओं को अब उत्तर प्रदेश की राह दिखाई जा रही है। तरह से अब यूपी में चौथे चरण का चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एडी चोटी का जोर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगा रही है। और आपने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव था, तो कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे थे वो उत्तराखंड का रुख कर रहे थे। अब ऐसे ही उत्तराखंड के जो स्टार प्रचारक है, यानी जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता है, उनका कितना प्रभाव यूपी में पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तराखंड से करीब 80 नेताओं की लिस्ट आलाकमान को भेज दी गई है। अभी हरी झंडी मिलना बाकी है, लेकिन तमाम जो अब उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें अब अपना कितना प्रभाव दिखाती है और किस तरह से इस बार यूपी को अपने सत्ता में वापस लाती है। तो तमाम इन्हीं पहलुओं को लेकर अब जो उत्तराखंड के नेता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनावों में। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 10 मार्च को मतगणना होनी है और इसी बीच सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इन स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सीआरपीएफ, पीएसी और राज्य पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इसके अलावा हर स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर हर कोने पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने सुरक्षा घेरे को लेकर कहा कि बिना अनुमति के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील है, किसी भी प्रत्याशी को इसको लेकर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मतदान के उपरांत जैसे ही वापस आई हैं 14, 15 या 16 को, उसके तुरंत बाद जो निर्धारित स्ट्रांग रूम हैं जिनकी सूचना पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट को दे दी गई है, उन निर्धारित स्थलों पर स्ट्रांग रूम बना करके उनको निर्धारित तरीके से रखा गया है कि पोल्ड ईवीएम किस में रखी जाएगी, जो मतदान के दौरान खराब ईवीएम हुई है वो कहाँ रखी जाएगी, और जो प्रयोग में नहीं लाई गई है उसको कैसे और कहाँ रखा जाएगा। इस तरीके से स्ट्रांग रूम बने हुए हैं और सारे मशीनों को उसमें रखने के उपरांत पूरी प्रक्रिया दी गई है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कि किस तरीके से आप स्ट्रांग रूम को सील करेंगे। सील करने में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सील करने के उपरांत सीसीटीवी कैमरेज वहाँ पे लगे हुए हैं। और रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है मतदान को, वोटिंग को, इलेक्शंस को, और इस बीच देखा जा रहा है, देखिए उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं लेकिन अभी मतगणना को बहुत दिन बाकी हैं। इस बीच प्रशासन ने काफी अच्छी तैयारी की हुई है क्योंकि इस महापर्व को सफल बनाना है। बिल्कुल नितिशा, और इसी के तहत क्योंकि लगातार जो है विपक्षी दल ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते रहे हैं, और क्योंकि उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है, 19-20 दिन का इंतजार अभी करना होगा मतगणना के लिए, लिहाजा स्थिति ये है कि वहाँ पर देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जो कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसके अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और स्ट्रांग रूम में तमाम जो ईवीएम है, देहरादून जनपद के जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है वहाँ की ईवीएम को लाकर रखा गया है। सीआरपीएफ हो या फिर पीएससी हो या फिर स्थानीय पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब अभी कुछ दिन पहले देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए थे कि स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाए 24 घंटे। अब स्थिति ये है कि चूंकि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आवासीय क्वार्टर भी हैं और रहने की प्रॉपर व्यवस्था भी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और अन्य दलों के कार्यकर्ता
लगातार 24 घंटे सैकड़ों की संख्या में दिन और रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी ना हो पाए। तो आप समझ सकती हैं ये विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग ने चुनाव जो है उत्तराखंड में सेकंड फेज में संपन्न करवा दिया है। अब 19-20 दिन का इंतजार यहाँ के नेताओं को करना पड़ेगा रिजल्ट का। तो लिहाजा युद्ध स्तर पर ईवीएम की निगरानी प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है और जो नेतागण हैं और जो कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनके द्वारा भी की जा रही है। बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देहरादून की एक खबर का हम इस वक्त रुख करेंगे। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर हुआ है। दिव्य विहार इलाके में पति पत्नी की हत्या की खबर है। आरोपी हरिद्वारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के विवाद को लेकर आरोपी ने ये हत्याएं की हैं। दोनों मृतक पति पत्नी यूपी के निवासी थे। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या कुछ है ये पूरा मामला? हरिद्वारी नाम का आरोपी बताया जा रहा है। किस तरह से विवाद शुरू हुआ, ये जो पैसों का पूरा मसला है? जी देखिए, ये जो मर्डर हुआ है दोनों पति पत्नी का, पति का नाम बबलू बताया जा रहा है और मृतक पत्नी का नाम जो है सपना बताया जा रहा है और जिस आरोपी ने हत्या की उसका नाम हरिद्वारी बताया जा रहा है। बीते रात को ये घटना हुई थी। दरअसल ये जो पुलिस के द्वारा जो ब्रीफिंग में ये जानकारी मिली है कि कुछ बकाया पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और बीते रात जो आरोपी है वो नशे में धुत होकर उसने पैसों को लेकर फिर से विवाद किया और जब पैसे को लेकर आनाकानी हुई तो उसने पति और पत्नी दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जो रोटी सेकने वाला तवा होता है उससे हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया और मौके पर ही दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर हरिद्वार के पिरान कलियर में बीती देर रात एक बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर दिया जिससे उस बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मौके पर आसपास के ग्रामीण भी काफी तादाद में इकट्ठे हो गए। शुरुआती जांच और बाइक सवार के गर्दन पर पड़े जख्म से पता चला कि हमला करने वाला जानवर गुलदार ही होगा। मृतक बाइक सवार माजरी का रहने वाला था जो डाडा जलालपुर से बाइक से घर लौट रहा था। एक व्यक्ति का यहाँ पर गुम्मावाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार के हमला किया हुआ है, परंतु इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता इसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित पीएम होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो दो लड़कियां मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली है, माजरी गांव की। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा भी कि छोटा गुलदार है या बड़ा है, उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। तो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था ऑफिस से आते हुए तो देखा कि लगभग यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है और दूसरा कोई मामला है। तो पुलिस और विभाग दोनों उसकी जाँच करें और न्यायिक जाँच होगी, इस जाँच का जो है पता लगेगा कि वास्तविकता हुआ क्या है। चलिए संजय से बात कर लेते हैं। संजय, अभी तक प्रशासन ने क्या ये साफ कर दिया है कि ये गुलदार का ही हमला था और क्या गुलदार पहले भी इस क्षेत्र में देखा गया है? क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये गुलदार आदमखोर हो गया है? बिल्कुल नितिशा, पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में यह शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे एक गुलदार है वो लगातार ही कई वीडियो में भी वो देखा गया है। हालांकि वन महकमे को पहले भी बताया गया था लेकिन समय रहते वो कहीं ना कहीं वन महकमे की पकड़ से बाहर था। और जिस तरह से हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में इस गांव का मामला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में भी दहशत का माहौल था और देखा है कि बीती रात एक युवक को गुलदार ने निवाला बना लिया। हालांकि जिस तरह से इसके शरीर पर जो निशान है उनसे साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं गुलदार का ही हमला है। हालांकि इसको पकड़ने के लिए अभी वन महकमा लगातार ही प्रयास कर रहा है लेकिन वह गुलदार अभी कहीं ना कहीं वन महकमे की पकड़ से बाहर है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से उस गुलदार को पकड़ा जाता है ताकि वो अन्य लोगों पर हमला ना करे। जी नितिशा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में आला अधिकारियों के निर्देश पर अवैध गतिविधियों को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने सुमन नगर गोकुल वाटिका जाने वाले रास्ते पर
चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार से 12 बोर का एक अवैध तमंचा बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त विकास कुमार यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली गाजीपुर आईईडी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2020 में दिल्ली के शास्त्री नगर से चोरी हुई थी बाइक। दिल्ली के दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से ये बाइक मिली है। आईईडी प्लांट करने वालों की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जो आईईडी मिला था उससे जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली गाजीपुर आईईडी मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक बाइक चोरी हुई थी 2020 में। वो बाइक बरामद कर ली गई है और आईईडी प्लांट करने वालों की तलाश जारी है। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह से जो है आईईडी को डिफ्यूज किया गया और तमाम जो बॉम्ब स्क्वाड है वो बहुत सावधानी से आईईडी को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज इंडिया पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।